हाँ, तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपना आज का टॉपिक रहेगा पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि पृष्ठीय किसी भी पृष्ठ पे होने वाली जो जो घटनाएं हैं, जैसे उत्प्रेरण वगैरह, अधिशोषण, क्रिस्टलीकरण, ये सब घटनाएं कैसे होती है, क्या इनके कारक हैं। तो आज का टॉपिक है अपना पृष्ठीय रसायन। और ये जो टॉपिक है ये लेसन नंबर 5 है क्लास 12 के अंदर, पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इस टॉपिक को अपन टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो पूरे इन 4 टॉपिक के अंदर अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे नाम में है कि पृष्ठीय रसायन, पृष्ठ का रसायन, मतलब इस चैप्टर के अंदर अपनों ने क्या पढ़ना है, पृष्ठीय रसायन में आता क्या है। किसी भी पदार्थ की पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन इस रसायन के अंदर किया जाता है। यदि अपन इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ और किसी पदार्थ के भी अंदर अपन यदि बात करें तो मोस्टली अपन सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे, गैस की बात अपन नहीं करेंगे कि ठोस और द्रव की सतह पर, किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह है पृष्ठीय रसायन, जिसके अंदर उन्होंने क्या पढ़ना है। यहां एक शब्द आया है पृष्ठ, तो मे भी आप जानते होंगे पृष्ठ किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं पृष्ठ किसे कहते हैं, लेकिन समस्या आती है कि यदि अपन इसको डिफाइन करना चाहें, लिखना चाहें कि पृष्ठ किसे कहते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। वैसे पता है ये पृष्ठ है, ये इसका पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो लिखें कैसे इसको। पृष्ठ है किसी भी दो भौतिक प्रावस्थाओं को अलग करने वाली सीमा। जैसे ये बोर्ड है, इस सतह से पीछे ठोस अवस्था है और इससे बाहर गैस अवस्था है। ये मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये मेरे हाथ का पृष्ठ है। पृष्ठ मीन्स इस सतह से नीचे हाथ है और ऊपर वायु है। यदि अपन पानी की बात करें, गिलास में या किसी पात्र में पानी है, बीकर में पानी भरा है, तो आप इसको कहोगे कि ये पानी का पृष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस सीमा रेखा से नीचे लिक्विड स्टेट है और ऊपर गैस अवस्था है। तो किन्हीं भी दो प्रावस्थाओं को अलग करने वाली जो सीमा रेखा होती है वो पृष्ठ कहलाती है। तो सरफेस, पृष्ठ या सतह, कुछ भी कह सकते हैं। क्या होता है ये? दो भौतिक प्रावस्थाओं को अलग करने वाली सीमा रेखा, सीमा रेखा स्टैक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सतह पर कौन कौन सी, अभी मैंने लिखा कि सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सतह पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिसमें से मुख्य जैसे अधिशोषण, जो कि अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उत्प्रेरण, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो विक्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरण विक्रिया कहते हैं, क्रिस्टलीकरण, और सबसे परिचित उदाहरण जो आप सभी जानते हैं, जंग लगना। जो जंग होती है वो कहां लगती है? किसी भी पृष्ठ के ऊपर लगती है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो अपन मोस्टली अपन जानते हैं और देखने में भी आती है। इन सब का अपन अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अधिशोषण। अधिशोषण किसे कहते हैं? साथ ही साथ आप जो टर्म है वो इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करें। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। अधिशोषण क्या होता है? किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य किसी द्रव या गैस अणुओं का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। क्या बोला मैंने? देखो, ये अपने पास कोई ठोस ले लो चाहे आप द्रव ले लो,
इसकी सतह पर कुछ कण जोड़ रहा हूं, वो किसके कण जोड़ रहा हूं मैं, देखो ये कण हो सकते हैं द्रव के या हो सकते हैं गैस के। याद रखें, ठोस की सतह पर ठोस का अधिशोषण नहीं होता। तो डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे, किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य द्रव या गैस अणुओं का आकर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। जो कि डायग्राम से स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ये सॉलिड और ये कोई लिक्विड कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है और उसकी सतह पर कौन जुड़ रहा है, द्रव या गैस, तो इसको बोलते हैं अधिशोषण। अब अगली बात इसी के अंदर अपन कर लेते हैं कि जो बाहर से आकर कण जुड़े हैं इनको बोलते हैं अधिशोष्य, अधिशोष्य, और जो अपने ऊपर जोड़ रहा है वो कहलाता है अधिशोषक। जो बाहर से आकर जुड़े हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिशोष्य, और जो अपनी सतह पर किसी को जोड़ रहा है वो क्या कहलाता है, अधिशोषक। अधिशोषक मतलब एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट, और जो आकर जुड़ रहा है वो है एडजोर्बेंट। ठीक है, याद रखने की कोशिश करें, इंग्लिश टर्म रह जाती देन बेटर, नहीं तो अपने हिंदी वाले तो कन्फर्म याद रखनी है। तो यदि मैं अब इसको पूरे एक केमिस्ट्री की भाषा में इसका अपन आंसर देना चाहें तो अब ये बोल सकते हैं, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य अणुओं का जुड़ना। अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य अणुओं का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। किन्हीं भी लैंग्वेज के अंदर आप आंसर दे सकते हो। पहला यह भी बोल सकते हो कि किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य द्रव या गैस अणुओं का आकर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अब इसका यदि उदाहरण दूं मैं आपको, सिंपल सा उदाहरण है जो आप लोगों ने कई बार किया भी होगा या देखा भी होगा। अपने पास स्याही, इंक, और इस इंक के अंदर अपन चौक डुबो देते हैं। जब कई बार छोटी कक्षाओं के अंदर हमें रंगीन कलर की आवश्यकता, चौक की आवश्यकता थी तो अपन उसको स्याही में डुबो लेते थे। अब देखो, आप उस चौक को बाहर निकाल के तोड़ के देखोगे, तो जो स्याही के कण है वो केवल इसकी सतह पर उपस्थित होंगे, चौक आपको अंदर से व्हाइट मिलेगा। इसका मतलब स्याही के कण उस ठोस की सतह पर जुड़े हैं, अंदर तक नहीं पहुंचे। तो यही तो है अधिशोषण की सतह पर कणों का आकर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। यहां चौक की सतह पर स्याही के रंगीन कण आकर अधिशोषित हुए, तो अपना जो चौक है वो क्या कहलाएगा, चौक, अधिशोषक, और जो रंगीन कण है वो क्या कहलाएंगे, अधिशोष्य, और ये पूरी घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अधिशोषण एक सतही घटना है क्योंकि इस पे सतह पर आकर पार्टिकल जुड़ते हैं। अगली बात, यदि इसकी अपन कुछ विशेषताएं लिखना चाहें तो नंबर 1 लिख सकते हैं कि ये कौन सी घटना है, सतही घटना है, सतह पर होने वाली घटना है। 2 नंबर याद रखें, अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब समझ गए कि जब अधिशोषण होगा तो उस दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ये अपना हुआ इस अधिशोषण के बारे में कि अधिशोषण, एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एक और अपनी डेफिनेशंस या टर्म्स हैं, उनको भी अपने को याद रखना पड़ेगा। अब तक अपनों ने अधिशोषण पढ़ लिया, अधिशोष्य किसे कहते हैं, जो बाहर से आके जुड़ रहा है, और अधिशोषक जो अपनी सतह पे जोड़ रहा है। 3 शब्द हमने पढ़ लिए। अब अपन नेक्स्ट शब्द लेके चलते हैं, अवशोषण। हमने पढ़ लिया था अधिशोषण के बारे में कि अधिशोषण क्या है, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था अधिशोषक किसे कहते हैं, और एक अपनों ने बात कर ली थी अधिशोष्य। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं अवशोषण के बारे में। यह शब्द आपने कई बार सुना है, पौधे जल का अवशोषण करते हैं। तो अवशोषण के बारे में आपने सुन ही रखा है, सेम वही है। इसमें क्या होता है कि कोई द्रव या गैस के जो पार्टिकल है वो सतह के साथ जुड़ने के अलावा उस पदार्थ के पूरे
बॉडी जिसको अपन टर्म के रूप में यूज करेंगे तो पूरे स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं। अधिशोषण में तो क्या था, केवल सतह पे जुड़े थे। यदि किसी ठोस की सतह पर जुड़ने के साथ साथ कण उसके पूरे स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं तो उस घटना को अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। वो था एडजॉर्प्शन, वहां डी था। तो जब अधिशोष्य कण अधिशोषक के स्थूल के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं तो उस घटना को अवशोषण बोला जाता है। एक और टर्म देख लेते हैं अपन साथ ही साथ, शोषण, जोरप्शन। जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ हो रहे हैं, यदि मैं अकेले अवशोषण का उदाहरण दूं तो आप इसको इस तरीके से मान लें कि चोक था और उस चोक को किस में डुबो दिया अपन ने, पानी में। तो आपको पता है कि जो पानी के कण हैं वो चोक के अंदर तक चले जाते हैं, चोक पूरा अंदर तक गीला हो जाता है, ठीक है। अब यदि शोषण की बात करें तो वह घटना जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं, अधिशोषण प्लस अवशोषण दोनों यदि घटनाएं साथ साथ हो रही हो, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ हो रहे हो तो उसको जोरप्शन बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। इसका उदाहरण भी सेम यही रख सकते हैं। कैसे? अब अपन यदि कहें कि चोक को अपनों ने इंक में डुबोया है, शाही में डुबोया है, तो यहां क्या होगा, कुछ लंबे समय तक आप उसको डुबो के रखो, जो रंगीन कण है वो कहां तक पहुंचेंगे, जो रंगीन कण है, मान लो हमने उसको ब्लू कलर में डुबोया है, तो वो जो रंगीन कण है केवल इसकी सतह पर ही जुड़ेंगे, जबकि चोक पूरा अंदर तक गीला हो जाता है, चोक पूरा गीला हो जाता है, गीला पूरा हो जाएगा अंदर तक, क्योंकि शहर में पानी था। तो यहां पानी ने कौन सी घटना दर्शाई, अवशोषण, और जो शाही के कण है उसने कौन सी घटना दिखाई, अधिशोषण। तो जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ हो रहे हो तो उस घटना को अपन क्या नाम देंगे, शोषण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक लास्ट इसी की डेफिनेशन, विशोषण। विशोषण, डिजॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, नाम से पता लग रहा है आपको, अवशोषण सतह पर जुड़ना और विशोषण अधिशोष्य कणों का अधिशोषक की सतह पे हट जाना, कि ये था अधिशोषक की सतह पर मैं क्या जोड़ रहा हूं, अब अधिशोष्य जोड़ दिए। यदि ये अलग अलग हो जाएं तो उस घटना को बोलते हैं विशोषण, कि अधिशोषक की सतह से, ये क्या था अपना अधिशोषक, अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य कणों का हटना विशोषण कहलाता है। तो यदि इस चैप्टर के अंदर कोई डेफिनेशन पूछता है तो कंफर्म देखो, 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन है। यदि कोई छोटे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और डेफिनेशन डालना चाहता है तो इस 6 के अलावा डेफिनेशन अधिशोषण में नहीं। तो आगे अपन देखते हैं कि ये तो अधिशोषण का अपन ने परिचय ले लिया कि क्या होती है, इस घटना में क्या होता है। आगे अपन बात करते हैं कि ये जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण के अंदर अधिशोषक की सतह पे जो अधिशोषण जुड़ रहा है या जो अधिशोषण है ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण। आपको पता है कि बिना किसी कारण के कोई घटना नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं अधिशोषण, तो इस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक जुड़ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, वो सतह पे क्यों जुड़ रहा है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट अपन बात करें अधिशोषण का कारण, कि अधिशोषण क्यों होता है। सिंपल सी बात देखते हैं, अपने पास कोई द्रव है, ठीक है जी,
ये द्रव की सतह पर कण पड़े हैं और ये है अंदर वाले कण, ठीक है। अब देखो कि जो कण इसके अंदर पड़े हैं द्रव के अंदर, उस कण पर चारों दिशाओं में जो बल लग रहा है वो एक जैसा है। और जब किसी कण पर चारों दिशाओं में एक समान रूप से बल आरोपित हो रहा हो तो वो बल संतुलित बल कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि वे कण जो द्रव की या ठोस की सतह के अंदर पाए जाते हैं उन पर लगने वाला बल क्या होता है, संतुलित होता है। लेकिन वे कण जो सतह पर पड़े हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दें अपन, तो इन पे केवल सिर्फ अंदर की ओर बल कार्यरत करता है, ठीक है। तो इन पे लगने वाला बल कैसा है, असंतुलित। अतः ये अपने बल के संतुलन के लिए क्या करेंगे, बाहर से कणों को आकर्षित करेंगे, तो वो कण इसकी सतह पर आकर जुड़ना प्रारंभ कर देंगे। ये अपना कारण है अधिशोषण का। तो फाइनली यदि अपन एक शब्द में अपन बात खत्म करना चाहें तो यही होगी कि सतह पे जो कण पाए जाते हैं उन पे असंतुलित बल लगते हैं और उस बलों के संतुलन के लिए ही वो पदार्थ अपनी सतह पर कणों को जोड़ता है। तो ये है अपना अधिशोषण का कारण। नेक्स्ट अपन बात करें कि इस सतही कण पर जो दूसरा कण आकर जुड़ रहा है, मतलब जो अधिशोषण हो रहा है, तो ये जो कण है इस पर जो दूसरा पार्टिकल आके जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य कोई ना कोई आकर्षण बल तो है, तभी जुड़ रहा है। ये आकर्षण बल कौन सा है, दो कणों के बीच या तो भौतिक आकर्षण बल होता है या रासायनिक आकर्षण बल होता है। तो अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर अपन अधिशोषण को दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब अपन चर्चा करेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार जो कि मैं बता चुका हूं कि अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर जो अधिशोषण है वो दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो एक एक करके अपन भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों को पढ़ लेते हैं। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, जो अधिशोषक होता है और अधिशोष्य, ये है अपना अधिशोषक और इसकी सतह पे कौन जुड़ रहा है, अधिशोष्य। तो यहां अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य दुर्बल भौतिक बंध पाए जाते हैं, दुर्बल भौतिक बंध उपस्थित होते हैं। या ये कहते हैं कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य, ये अपन था अधिशोषक और इसकी सतह पे जो मैं अधिशोष्य जोड़ रहा हूं उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो किस प्रकार का है, भौतिक आकर्षण बल है, दुर्बल भौतिक। आपको पता है कि जो भौतिक बल होते हैं वो प्राय दुर्बल श्रेणी में आते हैं और इनकी सीमा भी बहुत ज्यादा होती है। तो दुर्बल भौतिक बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं या क्या कुछ है इसके अंदर। नंबर 1, भौतिक अधिशोषण में विशिष्टता की कमी होती है, विशिष्टता की कमी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अधिशोषक पर एक से अधिक प्रकार के अधिशोष्य आकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि भौतिक बंधों के लिए या भौतिक बलों के लिए जरूरी नहीं होता कि जो सामने जुड़ने के लिए आ रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि भौतिक बल व्यापक होते हैं, बहुत सारे पदार्थों के बीच आसानी से कार्यरत रहते हैं। तो ये नहीं है कि इसमें एक पर्टिकुलर अधिशोषक होगा और उस पे कोई विशेष अधिशोष्य ही आकर जुड़ेगा, नहीं। किसी भी प्रकार के अधिशोष्य है वो आसानी से आकर यदि अधिशोषक की सतह से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई विशिष्टता नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है कि वो कोई एक विशेष ही आकर जुड़ेगा, तो वो कहलाता है विशिष्टता की कमी। दूसरा भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक रहेगा अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की। और अधिशोष्य के रूप में अपन बात करें तो गैसों का अधिशोषण ले रहे हैं, अधिशोष्य की प्रकृति। जैसे जल है, जल के अंदर गैसें घुली रहती, तो जल और गैसों के बीच में वान डेर वाल बल है,
तो यहां अधिशोषण की प्रकृति भी डिसाइड करती है कि अधिशोषण कम होगा या ज्यादा होगा। मतलब उस गैस, जो गैस किसी द्रव में जाके अधिशोषित हो रही है, उस गैस की प्रकृति कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, ये वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, जैसे NH3, SO2, ये गैसें कम ताप पर आसानी से द्रवित हो जाती है। इन गैसों का अधिशोषण जो होता है वो अधिक होता है। इसके विपरीत वे गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती, जो आसानी से द्रवित नहीं होती, जैसे O2, N2, H2, ये गैसें इनसे तुलनात्मक रूप से आसानी से द्रवित नहीं होती। इन गैसों का अधिशोषण जो होता है वो कम होता है। अमोनिया जल में पूर्णतः घुल जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। SO2 गैस है, जल में घुलकर सल्फ्यूरस मल बना लेती है आसानी से। लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये गैसें जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलती है। आपने देखा होगा कि जो समुद्री जीव होते हैं या जल के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही अलग मात्रा में होती है। कारण, क्योंकि इन गैसों का अधिशोषण जो होता है वो कम मात्रा में होता है। रीजन, क्रांतिक ताप रहता है। क्रांतिक ताप आप जानते होंगे कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप उच्च होता है वे आसानी से द्रवित हो जाती है, और जिन गैसों का क्रांतिक ताप निम्न होता है वो आसानी से द्रवित नहीं होती। किसी भी शब्दों में बोलो। नेक्स्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि जो घटना है वो स्थायी घटना है। स्थायी जितनी ज्यादा उपलब्ध होगी अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण भी बढ़ता है। और याद रखें ये दोनों के अंदर सेम रहेगा, चाहे भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों में ही यदि आप पृष्ठ बढ़ाओगे, नाम से स्पष्ट है कि पढ़ी अपन पृष्ठीय रसायन, पृष्ठ पे होने वाली घटना है, पृष्ठ जितना ज्यादा अवेलेबल करोगे अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। इसीलिए हम जो ठोस होते हैं उनको जब अभिकारक के रूप में काम लेते हैं तो उनको चूर्ण के रूप में काम लेते हैं, क्योंकि किसी पदार्थ का जब चूर्ण बनाया जाता है, उसको पीसा जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ओके, 4 नंबर फैक्टर जो भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करता है या इसकी विशेषता कहते हैं, उत्क्रमणीयता। जो भौतिक अधिशोषण होता है वो उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य जुड़ रहे हैं, हमने टेम्परेचर बढ़ाकर या अन्य किसी कारक से इनको अलग अलग कर दिया, और चाहे तो वापस इसको जोड़ दें, जुड़ भी जाते हो और अलग करने के बाद पुनः यदि इनको संपर्क में लाया जाए और पुनः जुड़ जाए तो कहलाता है उत्क्रमणीयता प्रकरण। तो भौतिक जो अधिशोषण होता है उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। इनमें अधिशोषक और अधिशोषक को आसानी से अलग भी किया जा सकता है, पुनः यदि इनको संपर्क में लाते हैं तो पुनः यह अधिशोषण की घटना शो कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रभावित करने वाला कारक नंबर 5, ताप। ताप बढ़ाने पर देखो सिंपल सी बात है, अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में क्या है, दुर्बल बनता है। ताप बढ़ाओगे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से दुर्बल भौतिक बंधों का वियोजन प्रारंभ हो जाता है और ये जो अलग होना प्रारंभ कर देते हैं। ताप के साथ दाब, देखो दाब बढ़ाएंगे तो इस अधिशोषक के पास और ज्यादा अधिशोषक कण आएंगे, तो जितने ज्यादा पास आते जाएंगे उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ता जाएगा और अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब दाब बढ़ाने पर जो अधिशोषण होता है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब अपन देखो, मान लो ये बीच में मैंने बनाया अधिशोषक और ये है अधिशोषक, दाब बढ़ाएंगे तो कण क्या होंगे, पास पास आएंगे तो इनके साथ चिपकना प्रारंभ कर देंगे, जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होगी। तो लास्ट इसका एक कारक और देख लेते हैं, 7 नंबर विशेषताओं में या प्रभावित करने वाले कारक भी कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो अधिशोषण होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो अधिशोषण की एंथैल्पी भी हमें बतानी पड़ेगी।
तो जहां जितना ज्यादा आकर्षण बल होता है, अधिशोषण की एंथैल्पी या कहते हैं एंथैल्पी हमेशा उतनी ही ज्यादा रहती है। तो अधिशोषण की एंथैल्पी जब आकर्षण बल कम है तो भौतिक अधिशोषण के लिए इसका मान भी कम रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण के लिए एंथैल्पी का जो मान होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, कि एक मोल कणों का जब अधिशोषण होता है तो 20 से 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमने पढ़े हैं भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं और उसको प्रभावित करने वाले कारक। एज इट इज डिटो अपन चर्चा करेंगे रासायनिक अधिशोषण।